एंटोनाइनस पायस रोम का 15वां शहंशाह। इसने रोम पर 23 बरस हुकूमत की। वो जंग के बजाय अमन पर यकीन रखता था। यही वजह है कि तारीख इसे एक शफीक, मोहतरम और इंसाफ पसंद हुक्मरान की हैसियत से याद रखती है। रोम के इस शहंशाह का नाम था एंटोनाइनस पायस। इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन था, इसे रोम का तख्त कैसे मिला था और इसने रोम पर किस अंदाज से हुक्मरानी की थी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान दबा दें ताकि आप तक हमारी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, एंटोनाइनस पायस साल 86 ईस्वी में सितंबर की 19 तारीख को पैदा हुआ था। इसके खानदान का ताल्लुक रोम के सूबे गॉल से था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक इसके वालिद और दीगर आबा अजदाद रोम के आला तरीन हुकूमती ओहदे काउंसिल पर फाइज रह चुके थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका ताल्लुक रोम के किस कदर असर रसूख की हामिल फैमिली से था। कहा जाता है कि इसे विरसे में खानदान से जो जायदाद मिली थी, इससे वो इंतहाई अमीर शख्स बन गया था। 120 ईस्वी में शहंशाह हैड्रियन के दौर में इसे रोम की काउंसिलशिप मिली, जो इंतहाई आला हुकूमती पोजीशन थी। इसके बाद शहंशाह ने इसे इटली में अदालती निजाम के फराइज की अंजाम दही में मुआवन तयनात कर दिया। 134 ईस्वी में इसे एशिया नामी सूबे का गवर्नर तयनात कर दिया गया। इस जिम्मेदारी के बाद शहंशाह ने इसे अपना मुशीर मुकर्रर किया। 136 ईस्वी में हैड्रियन बीमारी से नबरदज़मा था और वह तख्त संभालने के लिए इसका कोई बेटा नहीं था। इन हालात में इसे किसी को बतौर बेटा अपना कर जान नशीन मुकर्रर करना था। ताहम इसने जिस शख्स का इंतखाब किया वो एंटोनाइनस पायस नहीं था। तो फिर सवाल ये है कि आखिर इसकी जगह एंटोनाइनस पायस कैसे शहंशाह बना। दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है। बीमारी के दौरान शहंशाह ने अपने जान नशीन के तौर पर रोम के एक कौंसिल को मुंतखब किया जिसका नाम था लोशियस कमोडोस। शहंशाह ने इसे वारिस नामजद करने के बाद फौरी तौर पर पेनोनिया नामी सूबे की कमान सौंप दी। ताहम तकदीर को इसका शहंशाह बनना मंजूर नहीं था। बीमार शहंशाह अभी जिंदा था कि जनवरी 138 में इसका नामजद जानशीन लोशियस कमोडोस टीबी का शिकार होकर वफात पा गया। अब शहंशाह को एक बार फिर अपने जानशीन का इंतखाब करना था। इसका नया इंतखाब मार्कस ऑरेलियस था और जो इसकी बीवी का भतीजा था, मगर मुश्किल ये थी कि इसकी उम्र सिर्फ 16 बरस थी। हैड्रियन के नजदीक इतनी छोटी उम्र में इसे बड़ी जिम्मेदारी से नवाजना मुनासिब नहीं था। इसी कशमकश के दौरान इसे एंटोनाइनस पायस की शक्ल में अच्छी ऑप्शन नजर आई। उस वक्त एंटोनाइनस की उम्र 52 बरस थी और इसका कोई बेटा नहीं था। हैड्रियन ने सोचा कि एंटोनाइनस मजीद कुछ बरस ही जिंदा रहेगा और इसी दौरान इसका असल इंतखाब मार्कस ऑरेलियस न सिर्फ कुछ बड़ा हो जाएगा बल्कि हुकूमती उमूर में भी तजर्बाकार हो जाएगा। यही वजह है कि शहंशाह हैड्रियन ने एंटोनाइनस को एक शर्त के साथ अपना जाननशीन नामजद किया। सवाल यह है कि बिस्तरे मर्ग पर पड़े हैड्रियन की वो शर्त क्या थी। दोस्तों, शर्त ये थी कि एंटोनाइनस शहंशाह का वारिस बनने के बदले मार्कस ऑरेलियस और लोशियस वेरस को अपने वारसों के तौर पर अपनाएगा। यानी ये जमानत देना होगी कि इसके शहंशाह का मनसब हैड्रियन के मुंतखब शुदा इन दो अफराद को सौंपा जाएगा। यहाँ पर आपको बताते चले कि लोशियस वेरियस हैड्रियन की जानिब से 136 ईस्वी में अपनाए जाने वाले बेटे लोशियस कमोडियस का बेटा था, वही जान नशीन जो टीबी से मर गया था। तो एंटोनाइनस मान गया और यूं 24 जनवरी 138 ईस्वी को शहंशाह ने ऐलान कर दिया कि 52 साला एंटोनाइनस इसका बेटा और वारिस होगा। इसके बाद इसी बरस जुलाई में हैड्रियन बीमारी से मर गया, जिसके बाद एंटोनाइनस रोम का 15वां शहंशाह बन गया। शहंशाह का ओहदा संभालने के बाद इसने हैड्रियन की ज्यादातर पॉलिसियों को जारी रखने का फैसला किया। इसने सेनेट को कायल करके हैड्रियन के लिए रूहानी एजाजात का ऐलान करवा दिया। इसने मुनसिफाना अंदाज से हुक्मरानी करते हुए साबिका दौर में कैद होने वाले अफराद को रिहा कर दिया। एंटोनाइनस ने साबिक शहंशाह के नामुकम्मल मंसूबों की तकमील की और रोम की सबसे बड़ी तमाशगाह यानी कोलोसियम की तामीर मुरम्मत करवाई। इसके साथ साथ इसने अपने तामीराती मंसूबों का आगाज किया। इसने खजाने को बेरहमी या जालमाना पॉलिसियों से नहीं बल्कि इंसाफ पसंद हिकमत अमली से भरा था। इसके दौर में तजारत और टैक्स में इजाफा हुआ था। अगरचे वो किफायत शारी की पॉलिसी का दाई था, मगर जरूरत और मुश्किल की घड़ी में सरकारी खजाने यहाँ तक के जाती दौलत से अवाम की मदद करता था। एंटोनाइनस के दौर में रियासत के जिन इलाकों में कुदरती आफात से नुकसानात हुए थे, इसने वहाँ के लिए टैक्स मुअत्तल कर दिया था। कहा जाता है कि एक बार कहत साली के सबब अनाज, शराब और दीगर अशिया की किल्लत हो गई थी, जिसके बाद इसने अपनी जाती दौलत का इस्तेमाल करते हुए अवाम के लिए इन अशिया का इंतजाम किया था। इसने रोम के गुलामों और पिसे हुए तबकात के तहफ़्फ़ुज़ और औरतों को अरेंज्ड मैरिज के वाक़यात में हुकूक देने के लिए कानून साजी की थी। अपने वालिद के बरक्स इसने रोम से बैठ कर सल्तनत चलाने को
ترجیح دی تھی اور صوبوں کی تاریخ کو گورنر کی ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ اس نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے اسکاٹ لینڈ کے علاقے میں دیوار قائم کروائی جو اینٹونائنس کی دیوار کے نام سے مشہور ہے۔ والہس انسائکلوپیڈیا کے مطابق یہ دیوار 140 عیسوی کی دہائی میں بنوائی گئی تھی جو 36.5 میل طویل تھی۔ اینٹونائنس روم کے اندر اور باہر عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پارتھیا نامی ریاست روم کے زیر کنٹرول علاقوں پر حملے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شہنشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے پارتھیا کو خط لکھا، جس کے بعد پارتھیا نے حملے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ لاطینی زبان میں لکھی جانے والی تحریر جنہیں ہسٹوریا گسٹا کہا جاتا ہے، اس میں اینٹونائنس کی بیرونی دنیا میں ساکھ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: دیگر ممالک میں کسی کو بھی اینٹونائنس جیسا وقار حاصل نہیں تھا کیونکہ وہ ہمیشہ امن کو چاہنے والا تھا۔ وہ امن سے اس حد تک عشق کرتا تھا کہ سسیپیو کا وہ قول دہراتا رہتا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ 1000 دشمن کو موت کے گھاٹ اتارنے پر ایک شہری کی جان بچانے کو ترجیح دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اینٹونائنس کو اپنی اہلیہ جس کا نام فاسٹینا تھا سے شدید محبت تھی۔ 141 عیسوی میں جب فاسٹینا کا انتقال ہوا تو شہنشاہ نے اس کی یاد میں غریب بچیوں کے لیے ایک خیراتی ادارہ قائم کر رکھا تھا۔ اس نے سینٹ کو حکومتی امور کی مشاورت میں زیادہ کردار دے دیا تھا جس سے سینڈرز اس سے مطمئن رہے۔ مزید یہ کہ اس نے سینڈرز کے خلاف مقدمے بازی اور ان کے قتل عام کی ماضی کی پالیسی کو مکمل طور پر ترک کر دیا تھا۔ اینٹونائنس سلطنت کے مختلف صوبوں میں لوٹ مار کرنے والے حکام اور اشرافیہ کے افراد کے خلاف سختی سے پیش آتا تھا۔ اس کی جانب سے ملزموں کے خلاف تیز ترین انصاف کیا جاتا تھا، مگر روم کے ماضی کے حکمرانوں کے برعکس وہ ان کی جائیدادیں اپنے لیے ضبط کرنے کے بجائے انہیں مجرموں کے وارثین کو سونپ دیتا تھا۔ اینٹونائنس کے دور کی ایک اور اہم بات غداری کے مقدمات کی آڑ میں قتل و غارت گری کو روکنا تھا۔ دوستو، روم کے شہنشاہ اور ان کے قریبی عہدیدار غداری کے الزامات کی آڑ میں ہزاروں سیاسی مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ جن افراد کے خلاف سازش کا الزام لگتا تھا ان کے خاندان، دوستوں اور ان سے جڑے دیگر افراد کو بھی نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تاہم اینٹونائنس کے 23 سالہ طویل دور میں صرف 2 افراد ایسے تھے جنہیں غداری کے مقدموں میں سزائے موت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان میں سے ایک شخص کو سینٹ نے مقدمے کے بعد سزا سنائی تھی جبکہ دوسرے نے مقدمے سے قبل ہی خودکشی کر لی تھی۔ ان 2 افراد کے علاوہ ان کے خاندان اور دیگر قریبی افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ 161 میں بخار میں مبتلا ہونے سے اس کا انتقال ہوا تھا۔ روم کے ہر طبقے نے اس کے جانے پر سوگ منایا۔ دوستو، تو یہ تھی روم کے عظیم شہنشاہ اینٹونائنس پائس کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم رومن تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔